हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 9 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है भूगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। आज हम इस लेसन के अंदर नया टॉपिक लेके आए हैं, भू निम्नीकरण, और ये इस लेसन का आखिरी टॉपिक है। यहीं पर हमारा लेसन समाप्त हो जाएगा। देखिए भू निम्नीकरण होता क्या है, सीधी सी बात है, जब जमीन की कमी होने लगे तो उसे भू निम्नीकरण कहते हैं। मतलब ये कि जो कृषि योग्य भूमि होती है, या फिर हम कहें कि उपजाऊ भूमि होती है, उस भूमि के ऊपर जब दबाव बढ़ने लगता है तो जमीन की कमी होने लगती है, और इसी कमी को हम भू निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, कमी, और भू मतलब जमीन की कमी होने लगती है। मतलब ये कि कृषि योग्य भूमि पर दबाव जब बढ़ता है तो जमीन की कमी होने लगती है, जिसे हम भू निम्नीकरण के नाम से जानते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। इस परिभाषा को मैं मेंशन कर देता हूं, लिखेंगे क्या, जब कृषि भूमि में या पर, कृषि भूमि पर दबाव बढ़ने लगता है तो जमीन की कमी होने लगती है, जिसे भू निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, ये भू निम्नीकरण की परिभाषा हो गई कि जब जमीन के ऊपर, कृषि भूमि पर जब दबाव पड़ता है, दबाव किसका, मानव जाति का, जनसंख्या में जब वृद्धि होती है तो उस वृद्धि के कारण जो कृषि भूमि होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और इस कमी को ही हम भू निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, अब भू निम्नीकरण के कुछ और भी कई कारण हैं। देखिए भू निम्नीकरण के प्रमुख कारण, देखिए ऐसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जमीन के कम होने के कारण है, जैसे कि मृदा अपरदन। अब आप मृदा अपरदन का मतलब समझते होंगे, जब पानी बहता है या फिर हवा बहती है तो मिट्टी उड़कर या कटकर चली जाती है, उसे भी हम भू निम्नीकरण कहते हैं। मृदा मतलब ये कि मृदा अपरदन के कारण जमीन का बहना या फिर कटके जाना, ये भी जमीन की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा लवणता, जिसे हम जलाक्रांता कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भूमि में क्षारता मतलब नमकीन हो जाना। ठीक है, ये सब जमीन की कमी को दर्शाता है। मतलब ये तीनों बिंदु जो है ये भू निम्नीकरण के कारण है मुख्यतः। ठीक है ना, इसकी वजह से भी आपके जमीन में कमी होने लगती है। ठीक है, अब ये होती क्यों है, इसका कारण भी ये है कि जब हम ये, जैसे कि भू उर्वरकता है, अब भू उर्वरकता, मान लीजिए आपकी जमीन में उर्वरकता बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें अगर आप सही प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो उत्पादकता में कमी आ जाती है, और उत्पादकता में जैसे कमी आती है तो वो भी भू निम्नीकरण के अंतर्गत चली जाती है। इसको मेंशन कर देंगे ये कि भू उर्वरकता का सही प्रबंधन नहीं करने से भू निम्नीकरण होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी जमीन की उर्वरकता अच्छी बनी हुई है, लेकिन सही समय पर अगर आप उसका प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो भी आपका भू निम्नीकरण होगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया। यहां तक तो मैंने आपको यह बता दिया है कि भू निम्नीकरण होता क्या है। जमीन के ऊपर जब हम दबाव डालते हैं, एक कृषि क्षेत्र के ऊपर जब हम दबाव डालते हैं, चाहे वो जनसंख्या का दबाव हो, उस दबाव के कारण कहीं ना कहीं जमीन की कमी होने लगती है, और उसे ही हम भू निम्नीकरण का कारण मानते हैं। भू निम्नीकरण मुख्यतः मृदा अपरदन के कारण होता है। जब पानी बहता है तो मिट्टी कट कट के चली जाती है, जमीन उर्वरक मिट्टी कट कट के चली जाती है, या फिर उस जमीन के अंदर लवणता, क्षारीयता बढ़ जाती है, मतलब वो नमकीन हो जाती है, खार बढ़ जाती है, तो भी भू निम्नीकरण होगा।
और ये भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण जब हम भू उर्वरकता का सही प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो भी भू निम्नीकरण हो जाता है। अब देखिए आगे की ओर बढ़े तो भू निम्नीकरण दो प्रक्रियाओं के कारण प्रमुख तीव्र गति से बढ़ती है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण और एक मानवीय प्रक्रिया के कारण। मतलब प्रकृति भी कहीं ना कहीं भू निम्नीकरण का कारण बनती है और मानव तो है ही जो जमीन की कमी को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक डाल दिया मैंने। भू निम्नीकरण दो प्रक्रियाओं के कारण तीव्र गति से बढ़ता है। मतलब वो दो कारण जिसकी वजह से भू की कमी के तीव्र और तीव्र कारण बन सकता है, जिसके अंतर्गत आपके प्राकृतिक और मानव, मतलब एक प्रकृति भू निम्नीकरण को बढ़ाती है और एक मानव भी भू निम्नीकरण का कारण बनता है। जैसे कि पहला पॉइंट डाल दिया मैंने, प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण भू निम्नीकरण। मतलब वो कौन सी क्रिया है, वो कौन से कार्य है जिसकी वजह से आपके जमीन की कमी हो जाती है और वो भी प्रकृति की वजह से। मतलब प्रकृति की वो कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से भू निम्नीकरण होता है। जैसे कि आपके प्राकृतिक खंड, देखिए प्राकृतिक खंड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। प्राकृतिक खंड जैसे कि नदी बहती है तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है ना। या फिर हम देखते हैं कई बार आपके आसपास इर्द गिर्द देखा होगा आप लोगों ने कि जब पानी बहता है या फिर नदी बहती होगी और अब सूख गई है और आज वहां पर बड़े बड़े रेतों के अंदर खंड बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, रास्ते बन जाते होंगे, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये एक भू निम्नीकरण का कारण है। अब ये जो जमीन है, प्राकृतिक खड्डे वाली जमीन जो होती है, ये किसी काम की नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र, जो रेतीला भाग होता है, ये भी किसी काम का नहीं होता है जब मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ने लगता है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ने का भी कारण है, जैसे कि प्रकृति का कमी होना, जैसे कि जल की कमी होना, ये मरुस्थलीकरण का कारण होता है। और ये मरुस्थलीकरण एक भू निम्नीकरण के अंतर्गत है, क्योंकि मरुस्थल किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रकृति के कारण होता है। तटीय क्षेत्र विस्तार, मतलब ये जब आपका तटीय समुद्री तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं, इनके अंदर जब विस्तार होता है तो वो भी एक भू निम्नीकरण का कारण बनता है। इसके अलावा रेतीले क्षेत्र, रेत के अंदर जब वृद्धि होती है तो भी जमीन का कमी का कारण बनता है। इसके अलावा बंजर भू क्षेत्र, मतलब ऐसी भूमि जो किसी काम की नहीं है, बंजर है या कहें बंजर चट्टानी क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं, ये भी किसी काम की नहीं होती है, ये भी भू निम्नीकरण के अंतर्गत आता है और ये प्रकृति से पैदा करती है। ठीक है, इसके अलावा तीव्र ढाल वाली भूमि। अब बताइए, तीव्र ढाल वाली भूमि बन जाए तो वो क्या भूमि किसी काम की है? नहीं है। इन सभी चीजों का निर्माण जो है वो प्रकृति करती है। कहीं पर मान लीजिए बर्फ पड़ती है, हिमानी भूमि, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लग जाती है, तो वो भूमि पर जो धरातल होता है वो धरातल तो गायब हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बर्फ छा जाती है। और इन सब का कारण क्या है? प्रकृति। ये प्रकृति जो होती है, ये प्रकृति जमीन को कहीं ना कहीं खत्म कर देती है और ये भू निम्नीकरण का कारण बनता है। यहीं पर अगर दोनों चीजों को जोड़ा जाए, एक प्रकृति और एक मानव, ये दोनों के दोनों मिलकर भी ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिससे कि आपके जमीन की कमी होती है। प्राकृतिक मानव प्रक्रिया से भू निम्नीकरण होता है, जैसे कि जलाक्रांता। ये जलाक्रांता जैसी स्थिति होती है। जलाक्रांता मतलब लवणता। ये जलाक्रांता जो होती है वो मानव और प्रकृति दोनों पैदा करती है। इसके अलावा दलदली क्षेत्र जो होता है ये भी दोनों मिलकर पैदा करते हैं। इसके अलावा क्षारता, ये भी दोनों मिलकर पैदा करते हैं और यही घटना जो होती है वो भू निम्नीकरण का कारण बनती है। समझाई बात? तो ये तो मैंने प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकृति किस प्रकार से भू निम्नीकरण का कारण बनती है। मैं रिपीट कर देता हूं, प्राकृतिक खंड हो, मरुस्थलीकरण हो, तटीय क्षेत्र का विस्तार हो,
रेतीला क्षेत्र हो, बंजर चट्टानी क्षेत्र हो, तीव्र ढाल वाली भूमि हो, हिमानी भूमि हो, ये सब के सब प्राकृतिक कारण है और इस प्राकृतिक कारण की वजह से आपकी ऐसी स्थिति जमीन की हुई है और जो कि भू निम्नीकरण को दर्शाता है। इसके अलावा प्रकृति और मानव दोनों मिलकर भी भू निम्नीकरण का कारण बनते हैं, जैसे कि जलाक्रांता है, दलदलीय क्षेत्र तैयार करना, क्षारीयता, ये तीनों के तीनों बिंदु प्रकृति और मानव दोनों मिलकर आपके भू निम्नीकरण का, जमीन की कमी का कारण बनते हैं। ठीक है, चलिए ये पहला बिंदु हमारा कंप्लीट होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण भू निम्नीकरण। सेकंड पॉइंट डाल लेंगे हम, मानवीय प्रक्रिया के कारण भू निम्नीकरण की हम बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक डाल लिया है मैंने, मानवीय प्रक्रिया के कारण भू निम्नीकरण, मतलब मानव वो कौन सी क्रिया अपनाता है जिसकी वजह से जमीन में कमी होती है, जैसे कि स्थानांतरित कृषि। देखिए स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि होती है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जब हम कृषि करते हैं कुछ समय के अंदर ही, जैसे कि पेड़ पौधों को काटा जाता है, उसे जलाया जाता है और उस जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर आप फसल पैदा करते हो। जब उसकी उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तो उस जमीन को आप छोड़ देते हो ऐसे ही और फिर आगे की ओर बढ़ जाते हो, तो फिर वो जमीन जो होती है वो बेकार हो जाती है। तो स्थानांतरित कृषि मानव के कारण जमीन की कमी का कारण को दर्शाता है, मतलब कहीं ना कहीं स्थानांतरित कृषि भी भू निम्नीकरण का कारण बनता है। ठीक है, इसके अलावा रोपण कृषि, ठीक है, रोपण कृषि भी एक तरीके से कहें, रोपण कृषि जनित क्षेत्र जो होते हैं वो भी आपके कृषि भू निम्नीकरण या फिर हम कहें भू निम्नीकरण का कारण बनते हैं। इसके अलावा आपका संरक्षित वन क्षेत्र, मतलब ऐसे वन क्षेत्र जो बिल्कुल संरक्षित है और उस पे आप जाकर किसी भी तरह से कोई कार्य नहीं कर सकते, तो वो भी एक तरीके से भू निम्नीकरण का कारण है कि वो ऐसा क्षेत्र जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा संरक्षित चरागाह क्षेत्र, ये जानवरों को चराने वाली भूमि होती है और इसको सुरक्षित रखा जाता है। ये ऐसी भूमि है जहां पर आप किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते, उसे आपके दिमाग से निकालना होगा कि भैया ये क्षेत्र तो चरागाह के लिए, जानवरों के लिए, तो वो किसी काम की नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी खनन कार्य होता है, जहां पर खुदाई कार्य होता है, वो तो आपके किसी काम का नहीं है, वो खनन कार्य के लिए कार्य होता है। इसके अलावा जितना भी औद्योगिक क्षेत्र होता है, ये औद्योगिक क्षेत्र भी एक तरीके से उद्योगों के लिए भूमि होती है और ये सब मानवीय प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और इसी प्रक्रिया को हम ये कहें कि भू निम्नीकरण के अंतर्गत हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, संरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित चरागाह क्षेत्र, खनन और औद्योगिक क्षेत्र, ये सभी मानवीय प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं जो भू निम्नीकरण को दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब आप यहां पे जाकर इस जमीन पर इनके अलावा जो ये कार्य हो रहे हैं यहां पर वही कार्य होंगे, इसके अलावा आप कोई कार्य यहां पर नहीं कर सकते। अब देखिए यहीं पर हम टॉपिक डालेंगे भू निम्नीकरण के उपाय। आप क्या उपाय कर सकते हो इस भू निम्नीकरण को रोकने के लिए? तो सबसे पहले तो आपको करना होगा क्या? पहला, वन रोपण का कार्य करना होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे आपको लगाने होंगे जिससे कि जमीन आपकी उपजाऊ बनी रहे, मिट्टी का कटाव ना हो, मृदा अपरदन ना हो। ठीक है, सबसे पहले काम तो आपको ये करना होगा। इसके अलावा चरागाह प्रबंधन का कार्य आपको करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना होगा? जो पेड़ होती है, पेड़ों की मेखला बनानी होगी, मतलब एक लाइन टू लाइन आपको पेड़ पौधे, जैसे कि रोड जो होती है, सड़क जो होती है, उनके इर्द गिर्द दोनों साइड आपको पेड़ों की मेखला बनानी होगी। ठीक है, पेड़ों की मेखला बनाए, ये काम आपको करने होंगे। इसके अलावा जो रेत होती है उस रेत के अंदर आपको झाड़ियां उगानी होगी जिससे कि आपकी रेत उड़कर न जाए। ठीक है, रेत में
झाड़ियां उगानी होगी। ये काम जब आप कर लोगे तो आपकी जमीन जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा आप मेड़ भी बना सकते हैं, मेड़ बनाकर, ठीक है। ये इस तरीके से काम जब आप करोगे तो ये भू निम्नीकरण को कहीं ना कहीं रोक देगा और जमीन की कहीं ना कहीं कमी को पूरा करेगा, मतलब कमी को रोक देगा और आपकी जमीन जो है वो उपजाऊ बनी रहेगी। आपकी जमीन जो है वो बेकार नहीं होगी, भविष्य के लिए वो सुरक्षित रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, भू निम्नीकरण, और यहीं पर आज हमारा लेसन नंबर 9 कंप्लीट होता है, जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, इससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।